अब तक देश की राजनीति में अगर बुलडोजर एक्शन की बात होती थी तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम सामने आता था। उत्तर प्रदेश में जब जब अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चला तब तब विपक्ष खासकर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने जोरदार विरोध किया। आरोप लगाए गए कि ये कार्रवाई विशेष समुदाय को निशाना बनाकर की जा रही है। मुसलमानों के खिलाफ साजिश के तहत बुलडोजर चलाया जा रहा है और कानून के नाम पर डर का माहौल बनाया जा रहा है। लेकिन अब राजनीतिक परिदृश्य में एक बड़ा और चौंकाने वाला मोड़ सामने आया है। वही कांग्रेस, जो योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर मॉडल की सबसे मुखर आलोचक रही है, आज उसी रास्ते पर चलते हुए खुद बुलडोजर एक्शन करती नजर आ रही है, और वो भी मुसलमानों के घर पर। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार द्वारा की गई ये कार्रवाई साधारण नहीं है। यहाँ एक दो नहीं बल्कि लगभग 400 घरों पर एक साथ बुलडोजर चलाया गया। जैसे ही ये खबर सामने आई, पूरे राज्य में हड़कंप मच गया। मुस्लिम समुदाय के भीतर गुस्सा, निराशा और असंतोष साफ दिखाई देने लगा। आरोप लगाए गए कि ये कार्रवाई कड़ाके की ठंड में की गई, बिना पर्याप्त नोटिस दिए, बिना किसी पुनर्वास योजना के। सवाल उठे कि छोटे बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग और गरीब लोग आखिर जाए तो जाए कहाँ? क्या सरकार ने उनके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था की थी, या फिर कानून के नाम पर केवल जल्दबाजी में कठोर कदम उठा लिया गया? ये पूरा मामला इसलिए भी ज्यादा गंभीर हो जाता है क्योंकि कांग्रेस खुद को हमेशा अल्पसंख्यकों की हितैषी पार्टी के रूप में प्रस्तुत करती रही है। चुनावों के दौरान कांग्रेस नेता मुसलमानों के अधिकारों, सुरक्षा और सम्मान की बात करते नजर आते हैं। राहुल गांधी से लेकर पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता ये संदेश देते हैं कि कांग्रेस ही वो पार्टी है जो मुसलमानों के साथ खड़ी है। लेकिन कर्नाटक में हुई इस बुलडोजर कार्रवाई ने इस पूरे नैरेटिव पर बड़ा सवालिया निशाना खड़ा कर दिया है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर कांग्रेस ने योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर मॉडल की नकल क्यों की? क्या ये दिखाने की कोशिश थी कि कांग्रेस शासित राज्यों में भी कानून का इकबाल उतना ही मजबूत है, या फिर इसके पीछे कोई आंतरिक राजनीतिक रणनीति काम कर रही थी? कर्नाटक में मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के बीच लंबे समय से चल रही खींचातान किसी से छिपी नहीं है। सत्ता में आने के बाद से ही दोनों खेमों के बीच मतभेद सामने आते रहे हैं। ढाई साल के मुख्यमंत्री फॉर्मूले को लेकर भी काफी समय तक असमंजस बना रहा। ऐसे में ये आशंका भी जताई जा रही है कि कहीं ये बुलडोजर कार्रवाई किसी एक नेता की छवि को मजबूत करने या दूसरे को कमजोर करने की रणनीति का हिस्सा तो नहीं थी। अगर उत्तर प्रदेश के बुलडोजर एक्शन की बात करें तो वहां प्रशासनिक प्रक्रिया को लेकर सरकार बार बार ये दावा करती है कि कार्रवाई से पहले नोटिस दिया जाता है, जमीन की मैपिंग की जाती है और केवल उतने ही हिस्से को हटाया जाता है जो अवैध होता है। तो वहीं कई मामलों में लोगों को खुद अवैध निर्माण हटाने का समय भी दिया जाता है। लेकिन कर्नाटक के इस मामले में आरोप है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। निवासियों का कहना है कि उन्हें पर्याप्त नोटिस नहीं मिला और अचानक प्रशासन पुलिस बल के साथ पहुंच गया, जिसके बाद लोगों को जबरन बेदखल कर दिया गया। ये भी पहली बार नहीं है कि जब कांग्रेस शासित किसी राज्य में बुलडोजर कार्रवाई विवादों में आई हो। इससे पहले राजस्थान में कांग्रेस सरकार के दौरान भी अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाने की कोशिश हुई थी, जिस पर अदालत की फटकार लगी थी। कुछ मामलों में तो मकानों को दोबारा बनाने तक के आदेश दिए गए थे। इससे साफ है कि बुलडोजर एक्शन एक बेहद संवेदनशील कदम होता है, जिसे बिना पूरी कानूनी प्रक्रिया और मानवीय दृष्टिकोण के लागू करना सरकार के लिए भारी पड़ सकता है। तो वहीं कर्नाटक सरकार ने इस कार्रवाई को लेकर सफाई जरूर दी है। सरकार का कहना है कि ये घर एक उर्दू सरकारी स्कूल के पास है, झील के किनारे सरकार जमीन पर अवैध रूप से बनाए गए थे। लेकिन सवाल ये नहीं है कि सरकार जमीन की थी या नहीं, सवाल ये है कि क्या इस कार्रवाई का तरीका सही था? क्या लोगों को समय दिया गया? क्या उनके पुनर्वास की कोई योजना थी? भारतीय अदालतें भी कई बार ये कह चुकी है कि जब बड़े पैमाने पर बेदखली की कार्रवाई हो तो सरकार को पहले पुनर्वास का इंतजाम करना चाहिए। तो वहीं इस कार्रवाई के बाद विरोध केवल कर्नाटक तक सीमित नहीं रहा, तेलंगाना और केरल में भी इसका विरोध शुरू हो गया। केरल के एक मंत्री ने तो ये तक कह दिया कि कांग्रेस सरकार की ये कार्रवाई उन्हें इमरजेंसी के दौर की याद दिलाती है। उनका आरोप है कि जो लोग धर्म निरपेक्षता और लोकतंत्र की बात करके सत्ता में आए थे, वही आज गरीबों के घर उजाड़ रहे हैं। ये बयान कांग्रेस के लिए इसलिए भी मुश्किल खड़ा करता है क्योंकि विपक्ष को अब उसी भाषा में हमला करने का मौका मिल गया है जिस भाषा में कांग्रेस योगी सरकार पर हमला करती रही है। तो वहीं राजनीतिक दृष्टि से देखें तो ये मामला कांग्रेस के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। मुसलमानों के बीच ये संदेश तेजी से जा रहा है कि कांग्रेस केवल वोट के समय उनके साथ खड़ी होती है, लेकिन जब उनके अधिकारों और जीवन की बात आती है तो वही कठोर कदम
उठाने से भी नहीं हिचकती। तेलंगाना और कर्नाटक में मुसलमानों के एक मुश्त समर्थन से कांग्रेस सत्ता में आई थी। ऐसे में इस कार्रवाई से उस समर्थन में दरार पड़ने का खतरा बढ़ गया है। तो वहीं इस पूरे घटनाक्रम का असर राष्ट्रीय राजनीति पर भी पड़ता दिख रहा है। राहुल गांधी पहले से ही पार्टी के भीतर गुटबाजी, नेतृत्व संकट और राज्यों में हार से जूझ रहे हैं। राजस्थान में गहलोत पायलट विवाद, छत्तीसगढ़ में बघेल टीएस सिंह देव विवाद और अब कर्नाटक में सिद्धरमैया शिव कुमार खींचतान। इन सभी मामलों में कांग्रेस नेतृत्व विवादों को समय रहते सुलझाने में नाकाम रहा है और अब जनता के बीच नकारात्मक छवि बना रही है। ऐसे समय में 400 घरों पर बुलडोजर चलाना पार्टी की मुश्किल और बढ़ा देता है। तो वहीं अंततः कर्नाटक में ये हुआ बुलडोजर एक्शन केवल एक प्रशासनिक कार्रवाई नहीं रह गया है, ये कांग्रेस की कथनी और करनी के बीच के अंतर को उजागर करने वाला मामला बन चुका है। आने वाले समय में जैसे जैसे इस कार्रवाई के पीछे की परतें खुलेंगी, किसके आदेश पर कार्रवाई हुई, किसने जल्दबाजी की और किसे इसका राजनीतिक फायदा या नुकसान हुआ, वैसे वैसे कांग्रेस की मुश्किलें और बढ़ सकती है। ये भी मुमकिन है कि 400 घरों पर चला ये बुलडोजर कांग्रेस के लिए एक बड़े राजनीतिक संकट की शुरुआत साबित हो जाएगा, क्योंकि इससे पार्टी का वो आधार वर्ग खुद को ठगा हुआ महसूस करने लगा है जिस पर कांग्रेस सालों से भरोसा करती आई है।